बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब अपना लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च, जलसों का एक जमे गफ़ीर सबको निपटा के बिल आखिर अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर वापस लाहौर लौट चुके हैं। आज सारा दिन उनकी मुलाकातें पार्टी लीडर्स के साथ जारी सारी रही हैं। ख्याल यही है कि कल जो उन्होंने ऐलानात फरमाए उसी तनाज़ुर में होंगी। असल में इमरान खान साहब का जो क्राइसिस है, हिकमत अमली तश्कील देते हैं तो अपनी पार्टी को, अपनी सियासत को मुश्किलों में डाल के चले जाते हैं। अब ये देख लें कि उनके लॉन्ग मार्च की जो गूंज है वो अभी तक वापस मुड़ मुड़ के आ रही है और यकीन जाने के लॉन्ग मार्च ने उनके मुखालफीन के हौसले जो है 7वें आसमान पर पहुँचा दिए हैं। मुझे ये नहीं पता कि तहरीक इंसाफ के हौसले बुलंद हैं या पस्तू हैं। अगले चंद दिनों में जब तहरीक इंसाफ अपनी अगली हिकमत अमली पे चलेगी तो देखा जाएगा कि आया कारकुनों को वो उसी सतह पे इन्वॉल्व कर पाती है जिस सतह पे उन्होंने पिछले कई महीनों से किया हुआ था, जो हर एक हिकमत अमली की नाकामी या हिकमत अमली की गैर मौजूदगी में जो कारकुनों में थोड़ा बहुत मायूसी फैलती थी या वो डिस्करेज होते थे, आया वो इस दफ़ा उसके क्या असरात होते हैं। अब ये भी अजीब व गरीब सूरत हाल है कि कारकुनान जो हैं एक मुकाबले की कैफियत होती है। आप महाज जंग पे होते हैं तो 100 आपसे गलतियाँ हो रही हों, 100 आपके लिए ऐसे इकदाम हों जो शर्मिंदगी आपके लिए लाते हों, तो वो डटे रहते हैं क्योंकि वो कहते हैं ना हीट ऑफ द मोमेंट, वो एक उस वक्त हालात की जो हिद्दत और शिद्दत है उनको मजबूर रखती है। अब ये आने वाले वक्त बताएगा कि तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है वो उस वक्त उसके अंदर कितना कुछ मायूसी है। ये बात तो अब तय है कि इमरान खान साहब पिछले 26 साल से जब से वो सियासत में आए हैं हिकमत अमली से बांझ हैं। उनके पास कभी भी नहीं पता हुआ कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी उनकी जो है वो किन असूलों पे इस्तवार होती है और जो मकासद हासिल करना चाहते हैं आया उसकी कोई गुंजाइश होती है नहीं होती, और ये भी नहीं पता होता कि उसके बाद उनका अंजाम क्या होगा। बहरहाल ये मेरा ख्याल है को अल्लाह का निज़ाम है, वगरना इमरान खान साहब को 2011 में एक दफ़ा बहुत मकबूलियत मिली थी और अपनी नाक़िस हिकमत अमली और नाक़िस फैसलों की वजह से वो साल के अंदर 6 महीने के अंदर उसको ज़ाया कर बैठे थे। अब ये फिर एक उनको जो मकबूलियत मिली है ये 2011 से मिलती जुलती उससे कुछ ज़्यादा ही है। अब इस मकबूलियत को जो वो शाहाना अंदाज में खर्च करते रहे हैं, वो कहते हैं ना कि इन्होंने उसको अपनी गारंटेड समझा, इन्होंने समझा कि ये तो है ही है, तो वो अब कितनी खर्च हुई और आगे उनके जो लाएमल बनाते हैं उससे वो कितनी मुताबिकत रखती है वो सामने आ जाएगा। 26 नवंबर एक मखमसा ज़रूर है तहरीक इंसाफ वालों से। मैं जब पूछता हूँ कि आप क्यों आए थे, आज मैं सारे दिन को फरोलता रहा हूँ, तो कोई मुझे ऐसा जवाब नहीं मिला कि मुझे तशफ़ी नहीं होनी थी। ऐसा जवाब नहीं मिला कि जो उनकी तशफ़ी करा रहा हो जो मुझे जवाब दे रहे हैं। कहते थे हम इलेक्शन लेने आए हैं, अंदर से कोई वादा हो गया होगा। यही बात उन्हें 25 मई को बताई थी। उन्हें कहा जी हमने आर्मी चीफ पे दबाव डालना था नए आने वाले पे, हमने डाल लिया। अब उनको ये नहीं पता भोले बादशाहों को कि आया ये दबाव काउंटर प्रोडक्टिव होगा, आया ये दबाव बैक फायर कर सकता है, आया दबाव हुआ, आया भी आया नहीं आया, क्या कुछ दरमियान में जो है उतार चढ़ाव होते रहे। उससे पहले आज परवेज़ इलाही साहब का आज एक फरमाइशी क्लिप जो है वो आम हुआ है, ये शाम को आया। सुबह सवेरे मुनस इलाही साहब का क्लिप आया। दोनों बाप बेटे का क्लिप एक ही है। मुनस इलाही साहब ने तो खैर बगैर अल्फाज छुपाए 2 फिक्रे कहे कि इमरान खान साहब तुम्हारा एक इशारा हाजिर है सर हमारा। अच्छा, अब परवेज़ इलाही साहब ने उसको तो वजाहत की है, चंद बातें की है। मेरे वैसे भाइयों की तरह सारे, और बड़ा यकीन है परवेज़ इलाही साहब के लिए मेरा बड़ा एहतराम है, लेकिन जो उनकी सियासत रही है पिछले 7, 8, 9 महीने से कोई इतराज़ नहीं है। हर एक की मर्ज़ी होती है अपनी मर्ज़ी की सियासत करे, लेकिन उस सियासत में जिस तरह एक उनके अंदर एक जो उनकी साख को नुकसान पहुँचा है, एक ही चीज़ की उन्हें हिफाजत की थी कि उनकी साख थी। वो जब जिसके साथ खड़े होते थे तो खड़े रहते थे, जो है वो बर्बाद साख के साथ। अब वो कह रहे हैं जी हमारी ये ख़ानदानी रवायत है रवादारी और मुरब्बत, और हमारी ये ख़ानदानी रवायत है कि जब किसी का खड़े होते हैं तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते। चौधरी साहब
यही रात आप दुआ खैर कह के आए थे, और जाहिर है कि जरदारी साहब को आप पे मान था, आपको जरदारी साहब मान था। मुझसे भी कुछ लोग बात करते थे और मैं भी कभी कोई भी जनरल अपने वीलॉग के लिए पहुँचाता था, तो काफ लीग के लोग यही कहते थे जी कि मुस्लिम नून को खुले दिल से वज़ारत आला पंजाब ही दे देनी चाहिए। मेरा ख्याल है उन्होंने उससे भी ज़्यादा खुले दिल से वज़ारत आला पंजाब दे दी थी। बड़ा ये पुरानी दास्तान है। उस बैकग्राउंड से आप देखें तो परवेज़ इलाही साहब के अल्फाज खोखले हैं, कोई इनके अंदर असर नहीं है। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ है, मुनस इलाही साहब जो हैं उनको वो समझते हैं कि उनका तहरीक इंसाफ बहुत बड़ा फ्यूचर है। तहरीक इंसाफ के बारे में शामीम कुरैशी क्या, फवाद चौधरी क्या, असद उमर क्या, सारे इसी तगो-दो में अपन सटक के आगे। इमरान खान साहब के जब नाअहल हो जाएंगे या पार्टी ख़त्म हो जाएगी तो हमारा दौर लग जाएगा। खैर ये दौर का लगते हैं या नहीं लगते, मेरा ख्याल है ये कोई हमाकत ही होगी। लेकिन इसके बावजूद मैं बता दूं कि इमरान खान साहब अगर उनकी पार्टी बर्बाद होने के करीब आई, अल्लाह ना करे ऐसा सूरत हाल हो, तो सबसे पहले अपने साथी जो है ना, जो सबसे ज़्यादा ख्वाहिशमंद हैं लीडरी के, उनको सबसे पहले बर्बाद करेंगे। और वो जो 8-10 बंदे होंगे उनमें मुनस इलाही साहब, तो परवेज़ इलाही साहब भी होंगे, क्योंकि अंदर से वो पिछले दिनों देखा नहीं है FIR के ऊपर किस तरीके गालियाँ पड़ी। फिर उन्होंने आके परवेज़ इलाही साहब ने माफ़िया मांग के कहा कि खान साहब बताएं मेरा क्या कसूर है। वही उन्होंने बताया जी कि बाद में उनको कहना पड़ा, पहले उनको बुरा भला कहते रहे परवेज़ इलाही को, सारी तरीके से गालियाँ देती थी, क्योंकि इमरान खान साहब के जो खलबत के अंदर जो है जो ख्यालात होते हैं वो भी तरीके से आम कर देते हैं। अब दोबारा आते हैं 26 नवंबर की तरफ। अब 26 नवंबर जो कल था, इमरान खान साहब क्यों आए थे? जरा आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट रोकने के लिए उन्होंने तारीख दी थी। कोशिश हो सकता है वो 21-22 को भी आते, लेकिन उनके ज़ाहिर है कि सेहत के मसाइल थे। लेकिन 26 को चूँकि ख्याल था कि जी जैसे ये 24 या 25 को अनाउंसमेंट करेंगे तो इमरान खान साहब आके उनकी अपॉइंटमेंट को कंट्रोवर्शियल बना देंगे। ये इतना ख़तरनाक खेल था कि इमरान खान साहब अपने लिए बेशुमार मुसीबतें जो हैं उसको एक अबो खड़ा कर लेते। उसमें ज़ाहिर है कि डॉक्टर अलवी साहब के साथ जो उनके खेलना था, मेरे अपने ज़राए के मुताबिक फिर आर्मी क़यादत ने या वो लोग जिनका जो रन में थे या जो खसूसन जनरल आसिम मुनीर साहब के मुतल्लिकीन थे या कई लोग थे, तो उन्होंने आके समझाया। उनके जो सिविलियन दोस्त थे उनको दरमियान में डाला गया, मुख्तलिफ लोगों को, बेशुमार लोगों को। इमरान खान साहब को समझाया गया कि आप एक ऐसा ग्रज लेके फिर रहे हैं कि जो कि उन्होंने 6 महीने पहले अगर बुशरा बीबी के बारे में या गोस्फरा गोगी के बारे में 2019 में एज DGI जनरल आसिम मुनीर ने कोई आपके सामने कच्चा छट्टा रखा था, तो वो इदारे का फैसला होता है। कभी कोई DGI अपने तौर पे उठ के नहीं आ जाता और वज़ीर आज़म के पास, हालांकि वो खलूस से आए थे। उनका ख्याल था कि इमरान खान साहब बड़े नेकनाम आदमी हैं। बाद में उनको पता चल गया होगा इसके बाद कि क्या कितने नेकनाम हैं। जब उनको पता चलेगा तो एक लम्हे के लिए बिफर जाएंगे और कहेंगे अच्छा ये तो मेरी सारी ज़िंदगी की जो इज़्ज़त और साख है उसको मिट्टी में मिला रही है बुशरा बीबी, और या फ़र्क होगी। तो इमरान खान साहब ने उल्टा किया और कहा नहीं, आसिम मुनीर साहब को एक दिन के अंदर निकालो। बाजवा साहब पे प्रेशर दिया उन दिनों, इनके तूती बोलता था, बड़ा अच्छा लव फेयर था, वतिज़्ज़ो मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा के नारे लग रहे थे और बातें खिली हुई थी। इमरान खान साहब के साथ लगता था कि पूरा GHQ जो है इमरान खान साहब के नीचे आ गया, या इमरान खान साहब जो है उन्होंने कोई कोर ज्वाइन कर लिया है, कोई कोर कमांडर बन गए। बहरहाल ये सारा हुआ। तो इमरान खान साहब 26 नवंबर को जनरल आसिम मुनीर के ऊपर दबाव देने के लिए आए थे। जब इसहाक डार साहब की जो मुलाकात थी आरिफ अलवी के साहब के साथ, उसके अंदर भी उनको सारी चीज़ें बताई गई कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप ये करेंगे तो हम ये कर देंगे, आप ये करेंगे तो हम ये कर देंगे, आप ये करेंगे तो हम ये कर देंगे, आप कर लें। आरिफ अलवी साहब को 10 बजे समरी मिलती है और आधे घंटे बाद वज़ीर आज़म अपना जहाज़ देते हैं, वो तकरीबन 1:30-2 बजे यहाँ पे पहुँच जाते हैं ज़मान पाक, और 2:30 बजे 3 बजे वापस, और 4-5 बजे जाके समरी जो है उस पर साइन कर देते हैं। इमरान खान साहब को जब उन्होंने सारी सूरत हाल जो इसहाक डार साहब ने बताई होगी, जो मुख्तलिफ ज़राए ने बताई होगी, क्योंकि जो भी लोग इस एक्टिव थे वो लोग कईयों के हमारे तक भी उनकी बातें पहुंच रही थी कि वो उनको सारी सूरत हाल समझा रहे थे। अब ये बात भी शायद बहुत कम लोगों को पता थी कि जो रिटायरमेंट है वो उसकी तारीख जो है वो उस दिन होती है जिस दिन मिनिस्टर डिफेंस उसको एक्सेप्ट कर ले। तो ये वो सारी सूरत हाल थी कि जिसमें थी कि उनकी रिटायरमेंट भी उस महीना भी बाद हो सकती थी, 25 दिन भी बाद हो सकती थी, और फिर वर्स्ट के सिनेरियो में तो
25 दिन के अंदर उस समरी ने खुद ब खुद अप्रूव हो जाना था। अब इमरान खान साहब जो है इसके बाद बड़ा फैसला करना चाहिए था, और वो ये कि 26 का मार्च मुलतवी कर देते। हकीकत ये है कि कल जो नुकसान हुआ है उससे थोड़ा, क्योंकि जब आप गलत हिकमत अमली के साथ गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हो और लोगों को नुकसान पे जा रहे होते हैं, मुझे यकीन है कि ये सारा कुछ हुआ है इदारे के अंदर से लोगों ने उकसाया होगा, क्योंकि एक कितनी बड़े चांस था कि 4-5 जर्नैल थे जिनको 4 स्टार लगने थे, यहाँ पे 1-1 स्टार ज़्यादा लगना था, तो वो कुछ भी कर सकते थे। हर बंदा अपनी तगो-दो में था। बहुत कम है जो लोग होंगे घर बैठे होंगे कि हो गया तो हो गया, ना हो गया तो ना हो गया। तो 3-4-5 जो थे ना वो तन मन धन की बाजी लगा के फिर होंगे। एक छोटी मैं मिसाल दे दूं कि जब राहील शरीफ साहब रिटायर हो रहे थे तो जनाब बाजवा साहब 5वें या 6ठे नंबर पे थे, तो कोई चांस नहीं था इनका बनने का। बहरहाल इन्होंने भी अपने घोड़े दौड़ाए हुए थे। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। जब बाजवा साहब किसी न किसी से नवाज शरीफ साहब तक उनकी अप्रोच हो गई और नवाज शरीफ साहब का जहन उनके ऊपर ठहर गया। इसी दौरान एक वीडियो जो है वायरल की गई जिसमें कहा गया है कि जनरल बाजवा जो है वो अहमदी हैं। हमें तो ना पता चला क्या है, हमारा ख्याल था कि वाकई कोई ऐसी बात है जिसमें कई जो है उलमा को और सैयद लोगों ने जो दीन का इल्म रखते थे उन्होंने भी उसमें अपना हिस्सा डाल दिया। ज़ाहिर है कि इससे सिविलियन में या जो लोग फौज से बाहर हैं हम उसके तह तक तो ना पहुँचे, लेकिन जैसे जनरल बाजवा साहब आए तो कुछ अरसे बाद चे में गोई हुई कि जो DGISI थे जनरल रिजवान, उनका आज तक नामो निशान नहीं मिलता। इसका मतलब है कि जनरल बाजवा साहब ने सबसे पहले जनरल रिजवान साहब का तिया 5 चेक किया। तो इदारे के अंदर यही चपकलश है। तो कोई चंबे की बात नहीं है कि जनरल फैज़ हमीद ने इस्तीफ़ा दे दिया है, क्योंकि और जिन इस्तीफ़ा दिए उनके बारे में यही होगा कि वो अपने लिए जो है कोशिश कर रहे होंगे। ये कोई बुरी बात नहीं होगी, बुरी बात है या नहीं है, लेकिन इतना बड़ा जुर्म नहीं था। लेकिन इसके अंदर उन्होंने आसिम मुनीर के बारे में जो कुछ उन्होंने मुखालफाना तरीके से और इमरान खान साहब को उकसाया और उसके ख़िलाफ़ बयानात दिलवाया। इमरान खान साहब ने कहा कि ये नवाज शरीफ उसको बनाना चाहता है जो मुझे नाअहल करेगा, अपने आप को माफ़ करवाएगा। यानी कि उन्होंने हर वो काम किया। आज भी तहरीक इंसाफ के अंदर 27 नवंबर को मैं कह रहा हूँ, तहरीक इंसाफ के अंदर आसिम मुनीर साहब के बारे में एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जी इमरान खान साहब को मुखालिफ जो है मुस्लिम नून ने बना दिया है या वो लेके आए, नवाज शरीफ साहब लेके आए हैं। लेकिन इस वक्त उनकी ये हिम्मत नहीं है कि इसको उसी जो पिच पे लेके जाएं जिस पिच पे वो जनरल बाजवा साहब की मुखालफत कर रहे थे। चुनाचे जब आप 26 नवंबर को आए तो आपकी ये हिम्मत ही नहीं। आप तो डर्टी हैरी का नाम नहीं ले सके अपने जलसे के अंदर। आपने कहा मैं उसको डर्टी हैरी कहता हूँ। ज़ाहिर है वो जनरल फैसल की बात कर रहे थे। तो वो कुजा गए जनरल आसिम मुनीर, जिसके ऊपर सारे जर्नैल उनके घर के बाहर इस वक्त लाइन लगे हुए हैं और मुबारकें दे रहे हैं। सारा पाकिस्तान उनको मुबारकबाद दे रहा है। कई दोस्तों ने इमरान खान साहब को कहा क्या मुबारकबाद देते हैं। अब ये तो हुआ है कि तहरीक साहब ने इज्तमाही तौर पर ज़ाहिर है उनके अपने इस्टेब्लिशमेंट कितने बंदे हैं, फवाद चौधरी और परवेज़ खट्टक और सारे इज्तमाही तौर पर तहरीक साहब मुबारकबाद दी। इमरान खान साहब के मुँह से कुछ निकला। ये फिर भी उन्होंने कहा कि शायद मैं कुछ दौड़ लग जाए। उन्होंने कहा मैं एक दफ़ा चलूँगा तो क्या कहते थे मैं सरप्राइज़ दूँगा। अब हर बंदा सोच रहा है क्या सरप्राइज़ देंगे। ज़ाहिर है सरप्राइज़ होती तो देते, या जो सरप्राइज सोची हुई थी वो दे ना सके तो क्या करना पड़ा कि मैं असम्बली से इस्तीफ़ा देता हूँ। अब इसमें मैं 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब, अल्लाह ने आपको 2011 में बेपनाह मकबूलियत दी। आप मुस्लिम नून को बहुत पीछे छोड़ गए थे पंजाब में, लेकिन 6 महीने में खर्च हो गए। मैं उस वक्त आपके साथ तन मन धन के साथ यूँ जुड़ा हुआ था और मुझे पता है कि किन हालात में सिर्फ आपकी गलत पॉलिसी की वजह से वो सारी मकबूलियत या आपकी जो सारा एक लहर थी वो बिल्कुल बैठ गई, ज़मीन बोस हो गई और मकबूलियत जो बर्फ़ की तरफ पिघल गई, सिर्फ गलत फैसले करने की वजह से। आपको पता होगा कि एक गलत फैसला मैं सुनाने शुरू करूँ तो आज मेरे में मौजूद नहीं है। यही इमरान खान साहब, आप जो मकबूलियत आपको 2022 में मिली है वो मकबूलियत है, लेकिन हिकमत अमली नहीं है आपके पास। कितनी तकलीफ की बात है कि एक बंदा जो है एक लीडर, उसके पास इतनी मकबूलियत, उसके पास हिकमत अमली ना हो। अब ये वजह है कि आपको कल पता नहीं था कि आपने कहा जी मैं इस्तीफ़ा दूंगा। पहले भी आपने असेंबली इस्तीफ़ा दिया। मेरा ख्याल है कि जो आपने 10 अप्रैल को या 8 अप्रैल को या 7 अप्रैल को असेंबली से इस्तीफ़ा दिया था, जो कासिम सूरी ने गैर कानूनी तरीके से उनको कबूल किया था, वो भी आपकी गलत हिकमत अमली थी। वगैरह कोई बंदा सियासतदान जो होता है वो इस तरह सियासी जंग जिसने जो आपने बैलेट बॉक्स और वोट के लिए जीतनी है उसको आप उखाड़े में नहीं लेके आते।
आप उसको कुश्ती नहीं बनाते, आप उसको कोई रेसलिंग का हिस्सा नहीं बनाते, आप उसको दिमाग के साथ स्ट्रेटेजाइज करके और बैलेट तक लेके जाते हो। अल्लाह का निज़ाम है आपके पास। हमेशा से आपने ये बताया कि आपके पास या तो आपको फौज RTS के ज़रिए बैठाए, या आप इससे बिल्कुल, यही वजह है कि आप इससे बिल्कुल तय दामन है। चुनाचे आप आज भी यही है कि कोई आके बिठा दे, मगर आपके अंदर इतनी अहलियत नहीं है कि आप इस मकबूलियत के ज़रिए इसको कायम रख सकें और इसको वोट तक लेके जाएँ। अब आपने वहाँ पे इस्तीफे दे दिए हैं। मेरा ये ख्याल है कि अपोजिशन के हाँ खुशी की लहर होगी, किसी तरीके से ये सरहद असेंबली भी छोड़े और पंजाब भी छोड़े, वो इलेक्शन भी करवा देंगे। अब कोई इशू नहीं है। इधर से आपके ऊपर आपको सर की पड़ जाएगी, इधर आपके मुकदमात हुए हैं। रियाद मलिक को आज बुला लिया गया है, $250 मिलियन का स्कैम जो कि आप और आपकी पूरी कैबिनेट जेल में जाएगी। ओपन एंड शट केस है। तोशे खानों को छोड़ो और ममनूआ पार्टी फंडिंग छोड़ो, तो एक एक केस आपको आपकी जानलेवा होगा। आप कहते रहेंगे कि जी नया आर्मी चीफ जो है मेरे साथ दुश्मनी कर रहा है, सारा कुछ है, लेकिन आपके पास चूँकि आप क्लूलेस थे, ना आप आर्मी चीफ को ललकार सक रहे थे और ना उसके सामने आप सरेंडर करने पर तैयार थे। प्राइवेट महफिलों में आप सख्त मैसेज भिजवा रहे थे। पार्टी के अंदर एक अनरेस्ट सा और एक बेचैनी सी की कैफियत थी कि आसिम मुनीर बन गया तो हमारा क्या बनेगा। अब आपने इस्तीफों का फैसला किया। मुझे याद है कि 20-22 साल पहले जब हसीना वाजिद मशी पाकिस्तान में आई तो खालिदा ज़िया उससे पहले कई साल हुकूमत कर चुकी थी और हसीना वाजिद को शिकस्त दे रही थी। उन्होंने वो इलेक्शन का बायकॉट किया। उनका ख्याल था कि इलेक्शन मैनिपुलेट हो रहा है। वो दिन और आज के दिन है। हसीना वाजिद हर इलेक्शन में हसीना वाजिद को नाम निशान मिली है। 85 में पीपल्स पार्टी ने बायकॉट किया। पीपल्स पार्टी 88 के इलेक्शन में सिंपल मेजॉरिटी ना ले सकी, क्योंकि 85 के इलेक्शन के जो असरात थे बायकॉट करने के, वो 88 में उससे मुरतब हुई। हुकूमत ही बना ली बेनज़ीर ने, लेकिन कोई इधर से पकड़े 2-4, जैसे इमरान खान साहब ने 2018 में बनाई। तो ये वो असरात हैं जो अब आपको लेके बैठ जाएंगे। आप अगर असम्बली में आए तो मज़ीद आपकी साख ख़राब होगी। आपके वर्कर्स जो है मज़ीद आपसे, उनको पता चलेगा कि हमारा जो लीडर है वो काबिलियत से बहुत दूर है। बाकी रह गया है जो आखिरी है कि ये तो आपकी जो हिकमत अमली है मकबूलियत के साथ, तो उसकी गैर मौजूदगी में आपका मुस्तकबिल जो है मखदूश है। मेरे पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि जहाँ पे आप हिकमत अमली से बिल्कुल फारिग हों, आपका कोई स्ट्रेटजी ना हो, तो आपका सियासी मुस्तकबिल जो है 2011 आपके सामने मिसाल बन के खड़ा है। 2022 से 2023 से उससे मुख्तलिफ नहीं होना। अब आ जाए, उसको वाइंड अप कर देते हैं नई अपॉइंटमेंट पे। मैंने कल भी एक बात की थी, आज फिर कहता हूँ। पाकिस्तान के अफवाज के अंदर ये इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं कि अगर किसी आर्मी चीफ की गलत पॉलिसी की वजह से, गलत हिकमत अमली की वजह से, या उसकी अपनी ख्वाहिशात की वजह से पूरी फ़ौज अंडरमाइन होती है, तो फ़ौज के अंदर ही से उस आर्मी चीफ का मक्कू ठप्पा जाता है। चुनाचे जनरल ज़ियाउल हक साहब जब उनका क्रैश हुआ और शहीद हुए, तो उनके बेटे से आज ही पूछ लें, ज़ियाउल हक साहब से, मेरे भाइयों की तरह मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, आज ही पूछ लें, वो कहेंगे कि जी फ़ौज के अंदर से लोगों ने उनको ये काम करवाया। मुझे जनरल हमीद गुल साहब ने बताया था कि फ़ौज के अंदर से ज़ियाउल हक साहब को के खिलाफ जो साजिश हुई है। मुशर्रफ साहब तो जिंदा हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मुशर्रफ साहब अल्लाह की हिम्मत हो, वो ये कई शायद कामरान के प्रोग्राम में कह चुके हैं कि मेरा जो असल तिया पांजा मकू ठपने वालों में से जनरल कैनी थे। जनरल कैनी DGIS थे जब इफ्तिखार चौधरी का वाक़या हुआ। जनरल ज़ियाउल हक साहब प्राइवेट महफिलों में यही कहते हैं कि इफ्तिखार चौधरी साहब रिसाइन करके अमन के साथ घर जा रहे थे कि जनरल कैनी के बंदों ने उसको पकड़ा और उन्होंने कहा जी कि आप खड़े हो जाएं, और सारे उनके पीछे पहुंचे। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे जो चौधरी एतजाज़ अहसन साहब हैं वो तो हैं ही एजेंसियों के हैं, और एजेंसियों से अच्छा दोस्ताना है, मरासम है, उनके साथ राय रस्म है। चुनाचे सारे वो लोग आगे थे इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ जो एजेंसियों के थे। उस वक्त नहीं पता चला, लेकिन आज तक मुशर्रफ कहता है कि मैंने ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा धोखा खाया वो जनरल इशफाक परवेज़ कियानी के सिखाया है, और मैंने उनको अपनी जगह आर्मी चीफ बनाया, सब कुछ किया, लेकिन वो मेरे साथ हाथ कर चुके थे उससे पहले ही और मुझे पता ना चला। तो चुनाचे अगर बाजवा साहब आपके ख़िलाफ़ इदारे के अंदर से साल 1.5 साल से कुछ चीज़ें मौसर थी, या कोई लोग जो हैं आसिम मुनीर साहब को अंदर से रोकने की कोशिश कर रहे, तो मैंने कल वीलॉग किया, तो बहुत से लोगों ने मेरे अपना कंसर्न शो किया कि मैंने शायद तजावज़ किया है। तो मैं हकीकत बता दूं कि ये
तजिया जो है, मैं तो हमेशा तजिया कहता हूँ। मैंने एक दोस्त है, उनसे मेरा बहुत मिलना था, मैं उनकी फैमिली को नहीं जानता था। तो उन्होंने कहा ये मेरी बेटी है। तो मैंने उसके देखा, मैंने कहा मेरा ख्याल है इसकी शक्ल अपनी वालदा पे गई है। तो उसने कहा फीस भाई आप अपनी वालदा को मिले नहीं है। तो मैंने हंस के कहा, मैंने कहा चूँकि आपसे शक्ल नहीं मिल रही तो मैंने सोचा आपकी वालदा के साथ मिल रही होगी, इसमें कौन सी कोई अकल या दानिश की बात है, आम सी फहम सी बात है। कहते 100% ये वालदा के साथ उसकी शक्ल मिलती है। तो चुनाचे जब मैं ये कहता हूँ कि जो मैंने किया तो ये इसका इम्कान है। ये कहना जी कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने आगे क्या करना है मुझे नहीं पता, और जो कुछ 2018 में हुआ है उसमें कुछ एक्शन लेंगे नहीं लेंगे। हालांकि मेरे सामने है कि 1989 में कल भी जिक्र किया, 1988 में जब उनकी जो एक प्लान नाकाम हुआ जनरल असलम बेग के नीचे बेनज़ीर को रोकने का, तो बहुत सारे फौजी अफसरों की फौज से निकाल दिया गया, कोर्ट मार्शल हुए, जो कुछ हुआ तादीबी कार्रवाई निकाल दिया गया। मैं अब कैसे ना समझूं कि जो है 2018 का इलेक्शन जिसे पूरे पाकिस्तानी कौम को एक ऐसे गड्ढे में डाल के दिया है जिससे अब निकलना पाकिस्तानी कौम का निकले तो एक मौजे निकाल सकता है। ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये वो प्रोजेक्ट इमरान खान साहब था, जो कि फैज़ हमीद साहब जिसके इंचार्ज बनाए गए थे, उसमें मेजर जनरल थे और इसे कामयाबी से हमकिनार किया। मैं समझता हूँ कि जो मैंने उनकी रेपुटेशन सुनी है जनरल आसिम मुनीर साहब की, वो इसकी तहकीक जरूर करवाएंगे। और नदीम अजहर साहब का भी मैंने सुना है कि जब वो कराची कोर कमांडर थे तो यही फैज़ हमीद साहब ने और ISI ने जब कैप्टन सफदर और मरीम नवाज साहबा के होटल के कमरे में दरवाज़ा तोड़ के रेंजर अंदर घुसी थी या फौज ISI के लोग अंदर घुसे थे, तो उन्होंने ही इसकी तहकीक की थी और उन लोगों को खातर खास सज़ाएँ दिलवाई थी जनरल नदीम अंजम ने। अब ये वो सारे लोग आ गए हैं कि जो माजी को कुछ न कुछ दुरुस्त करके ताकि मुस्तकबिल की कोई कशीदाकारी को हाशियाराई हो सके। इसलिए मैं यकीन है कि दो काम होंगे। जिन लोगों ने पिछले चंद हफ्तों के अंदर जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोकने की कोशिश की है, उनको भी फ़ौज से जाना होगा। ये पुराना असूल इनकार है, कई दहाइयों से हम सुनते आ रहे हैं। जिन्होंने 2018 के इलेक्शन के अंदर पाकिस्तानी कौम के ऊपर एक ऐसा पाकिस्तान को पूरे इज्तिमाई तौर पर गड्ढे में फेंका है, एक प्रोजेक्ट इमरान शुरू करके, उनका भी कोई ना कोई हिसाब किताब होगा। और बाकी रहे ये कि इमरान खान साहब का अपना मुस्तकबिल, तो कम अज़ कम ये इमरान खान साहब को पता है, कम अज़ कम ये बात सही दुनिया को पता चल चुकी है कि इमरान खान साहब के करतूत जो हैं 2019 तक उसी का आईना ही तो जनरल आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान साहब को दिखाया था, वो बुरा मान गए थे। उसके बाद तो कई 10, 15, 20, 30, 40 गुना इजाफा किया हर चीज़ में। तो उस वक्त बाद रियाज मलिक साहब का केस भी बात का है और दवाओं का केस भी बात का है, सारे केसेस बात के हैं, जो दर्जनों केसेस हैं, हर स्कैंडल्स हैं जिसमें नालायकी भी है और करप्शन भी है और सब कुछ है। आने वाले दिन जो हैं बड़े दिलचस्प होंगे। चलो देखते हैं क्या बनता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।